Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी जसमीत सिंह पे। बच्चों, जैसा कि थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया है कि आज का जो वीडियो है वो है थ्योरी सब्जेक्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे हम थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जितना इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे हम उसमें एक्सेल करें, उसके बारे में ये वीडियो आज होने वाली है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, कल है 14th ऑफ मई से हमारा इनकम टैक्स एमसीक्यू यूट्यूब लाइव सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियोस को अटेंड कर पाएं। क्लासेस हमारी ये जो यूट्यूब में लाइव सेशन रहेगा ये हमारा रोज़ रात 8 बजे चलेगा। तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइव व्यूअर्स मिलें और मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे अच्छा कंटेंट, अच्छे एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आता रहूं। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे आज के वीडियो टॉपिक के ऊपर। थ्योरी सब्जेक्ट्स पे हम कैसे कमांड क्रिएट करें, कैसे हम इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। बच्चों, एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थ्योरी में मार्क्स फेच करना बहुत आसान है, लेकिन एक ड्रॉबैक है थ्योरी सब्जेक्ट्स का कि सर इसमें मन नहीं लगता है, हमसे रटा नहीं जाता है, हम जो याद करते हैं वो हम भूल जाते हैं। अगर हम ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लें तो हम इजीली थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे स्कोर फेच कर सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमें अच्छा स्कोर मिलता है, वैसे ही हम थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम प्रॉब्लम पे आते हैं। पहली प्रॉब्लम कि सर हमारा थ्योरी पढ़ने का मन नहीं करता। अब बच्चे देखो, मन करे आपका चाहे ना करे, सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में है, हमें पढ़ना है। जो 40% मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है वो भी हमें अचीव करना है। तो अब अपने मन को रखो किनारे, उसको समझाओ कि भाई साहब ये पढ़ना तो तेरे को पड़ेगा, ठीक है ना, ये दवाई है, ये आपको पीनी पड़ेगी, आपको अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो। और जब आपको एक बात ये समझ में आ गई कि नहीं यार ये हमें करना है, एनी हाउ हमें करना है, तो आपको फिर उसे करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आ रही है बात। तो आपने एक रूटीन फिक्स कर लेना है कि मुझे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ये टाइम जो है वो मेरे को थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है। और मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपना थ्योरी पढ़ने का जो टाइम है वो सुबह का फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले आप सुबह उठते ही पहला स्लॉट जो भी अपने पढ़ाई का बनाएंगे, अपने स्टडी रूटीन का बनाएंगे, उसमें आप पहले 2 स्लॉट थ्योरी के ही रखेंगे। तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरफ देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी है। तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम कि जो मन नहीं लग रहा है, मन को समझाना है और हमें उसके ऊपर ही काम करना है। आइए बच्चों, अब मूव ऑन करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो कहते हैं कि सर हमारा मेमोरी पावर बहुत वीक है, हमसे जल्दी याद नहीं होता, हम जो याद करते हैं हम वो भूल जाते हैं। तो बच्चों, आपकी कोई मेमोरी पावर वीक नहीं है, आपका अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट वो गलत है। आपको सही अप्रोच नहीं पता कैसे हमें थ्योरी सब्जेक्ट्स को डील करना होता है। उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं और मैं आपको आज ये अप्रोच बता के जाऊंगा। और अगर आपने ये अप्रोच अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर ली, ठीक है ना, इनकलकेट कर ली, तो फिर आपको सर कोई तकलीफ नहीं आने वाली है थ्योरी सब्जेक्ट्स में। ये आपके लिए मक्खन हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्या है ये अप्रोच बच्चे? हम इसको बोलते हैं 1-2-4-7 अप्रोच। ये 1-2-4-7 अप्रोच क्या है सर? ये 1-2-4-7 अप्रोच है कि आपने जो डे 1 में पढ़ा है उसी चीज को आपको डे 2, डे 4 और डे 7 में रिवाइज करना है। जो आपने डे 1 में पढ़ा है सेम उसी चीज को डे 2, डे 4, डे 7 में आपको रिवाइज करना है। सर इससे तो हमारा सब्जेक्ट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, हम सेम टॉपिक ही रिवाइज करते रहेंगे। बच्चे, भले आपकी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी लेकिन आप जो भी पढ़ेंगे वो सॉलिड रहेगा। अब एक चीज को अगर एक हफ्ते में हमने 4 बार पढ़ लिया तो वो फिर कहीं जाने वाली नहीं है, वो हमेशा हमारे पास है, कम से कम एग्जाम के समय तक तो हमारे पास है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपकी स्पीड स्लो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 चैप्टर होंगे, 15 चैप्टर होंगे, 20 चैप्टर होंगे, धीरे धीरे भी करेंगे तो हो जाएंगे। बात समझ में आया? अब देखो तरीका क्या है, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है कि सपोज करो आपने टॉपिक ए
ये टॉपिक ए हो सकता है, चैप्टर 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने टॉपिक ए मंडे को 4 घंटे देके पढ़ा, मंडे को आपने 4 दिन देके पढ़ा, मतलब कि आपने डे 1 में 4 आवर्स स्पेंड करे हैं टॉपिक ए के ऊपर। अब आप अगले दिन डे 2 यानी कि ट्यूसडे वाले दिन 2 घंटे देके दोबारा से उसी टॉपिक को रिवाइज करेंगे। इससे क्या हुआ कि आपने जो मंडे को 4 घंटे खर्च किए थे वो आपने बिल्कुल सेव कर लिए, उसको वेस्ट नहीं जाने दिया। अगर आप ट्यूसडे को रिवीजन नहीं करते तो आप 60 to 70% कंटेंट भूल जाते, यानी कि आपके डे 1 की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती अगर आप नेक्स्ट डे रिवीजन नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर आप 2 घंटे दे के नेक्स्ट डे पे रिवीजन कर लेते हैं तो जो आपने डे 1 में 4 घंटे खर्च किए थे वो आपके सुरक्षित हो गए, टाइम यूटिलाइज हुआ, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब आप सेम ये ए वाला टॉपिक डे 4 यानी कि थर्सडे को फिर से रिवाइज करेंगे और अब आपको समय लगेगा मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा। ये मैंने अपर लिमिट ले ली है, लेकिन आप देखना 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही आप वो कंटेंट को रिवाइज कर लोगे। ठीक है, अब आपका एक टॉपिक 2 बार रिवाइज हो चुका है, लास्ट एक रिवीजन और देनी है और ये फाइनल नेल होगा कॉफिन में। ठीक है ना, संडे को आपको 7th डे में आपको दोबारा से 1.5 से 2 घंटा देके अपने मंडे वाले टॉपिक को कंफर्म कर लेना है। तो आपने एक टॉपिक को 3 बार एक ही हफ्ते में रिवाइज कर लिया। और आप बताओ बच्चों, एक ही चीज को एक हफ्ते में अगर 3 बार रिवाइज कर लेंगे क्या हम भूलेंगे? हम सर इतने पागल थोड़ा ना सीएस कर रहे हैं, मतलब ब्रिलियंट माइंड्स में से एक है हम लोग। ये चीज अगर हमने कर ली तो सर थ्योरी तो हमारी पक्की है, कहीं नहीं जाएगी। अब देखो, ट्यूसडे को तुमने टॉपिक बी पढ़ा और टॉपिक बी पे तुमने खर्च किए 3 घंटे। अब डे 2 मतलब डे 1 हो गया टॉपिक बी के लिए। अब नेक्स्ट डे वेडनेसडे को आप क्या करेंगे, 1.5 घंटा देके वही टॉपिक जो आपने ट्यूसडे को पढ़ा था रिवाइज कर लेंगे। सेकेंड डे आ गए, अब थर्ड डे आराम करेंगे। 4th डे यानी कि फ्राइडे को आप 1 घंटा देके दोबारा से टॉपिक रिवाइज करेंगे। फिर आप मंडे को 1 घंटा देके फिर से टॉपिक रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा, आप नया भी पढ़ते जा रहे हैं और पुराना भी रिवाइज करते जा रहे हैं। तो आपका सब्जेक्ट बना हुआ है आपके पास, कहीं जा नहीं रहा। बच्चे गलती क्या करते हैं, चैप्टर 1 पढ़ा, फिर चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा और फिर रिवाइज ही नहीं किया उसको, या रिवाइज किया तो 3-4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद किया। अब जब वो दोबारा रिवीजन करने जाते हैं तो सर 70 to 80% कंटेंट तो दिमाग से जा चुका है, केवल 20% बचा है। यही रीजन है बच्चे को दोबारा थ्योरी पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर आप वही कंटेंट रिपीट कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो आपका सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सर सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। सर ये भी हो गई बात क्लियर। अब सर आप ना हमें एक काम और बता दो कि पेपर एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करते हैं। हमसे थ्योरी पेपर प्रेजेंट नहीं होता है। कोई कहता है कि आप क्या बोलते हैं टॉपिक वाइज आंसर करिए, मतलब आप नंबरिंग करके आंसर करिए। कोई कहता है कि सर आप पैराग्राफ में आंसर करिए। कोई कहता है कि पैराग्राफ में आंसर लिख के उसको हाईलाइट कर दीजिए। आप हमें एक रामबाण दे दो सर, कैसे हमें ये थ्योरी का पेपर प्रेजेंट करना है। आपने भी तो एसएफएम में 77 स्कोर किया था, कैसे किया था हमको बता दो। जी बच्चे, आप लोगों को पता है मैंने इतना स्कोर किया था। अब देखिए कैसे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स में। देखिएगा, सबसे पहले आप वही क्वेश्चन अपीयर करेंगे जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। आपको अपना क्वेश्चन पेपर इस ऑर्डर में अपीयर करना है। इसको हम क्या बोले कि सर हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपीयर करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो सर 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 100% आता है, मुझे एकदम रटा पड़ा है, वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज मेरे को ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सर मेरे को अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 सर मेरे को कच्चा पक्का है, मेरे को 60 to 70% आता है। सर क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को बहुत कम आता है, 40% ही आता है। और क्वेश्चन नंबर 5 का तो सर पूछो ही नहीं, मेरे को केवल 30% आता है। अब आप अप्रोच समझो। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 करो, या आप क्वेश्चन नंबर 3 करो, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाओ, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाओ, फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाओ। ये तो हो गया कि हमें पेपर को अप्रोच किस तरीके से करना है।
अब आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कैसे देंगे? सर क्वेश्चन नंबर 3 को आप कोशिश करिए कि कैप्शन वाइज, पॉइंट वाइज आंसर करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आप सारे कैप्शंस नोट डाउन करेंगे और फिर आप इन कैप्शंस को इलैबोरेट करेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे हम एग्जामिनर के दिमाग से खेलने वाले हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट देने वाले हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 100% आता था, तो आपने इसके कैप्शंस नोट डाउन किए जो सारे सही होंगे, आपने इनका इलैबोरेशन किया जो कि बिल्कुल सही होगा। तो अब एग्जामिनर के दिमाग में आया नहीं बच्चा पढ़ के आया है। सेम इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अप्रोच किया। पहले आपने सारे कैप्शन लिख दिए, फिर आपने कैप्शंस को इलैबोरेट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत सॉलिड था, एग्जामिनर ने पढ़ा, एग्जामिनर का दिल गार्डन गार्डन हो गया, उसे लग गया, यकीन हो गया कि भाई बच्चा जो है बहुत अच्छा है, सब पढ़ के आया है, बढ़िया तरीके से वो कैप्शंस नोट कर रहा है, बढ़िया तरीके से वो कैप्शंस को इलैबोरेट कर रहा है। अब चांसेस हैं कि वो थोड़ा लीनियंट हो जाएगा आपकी तरफ। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर करने जाएंगे, 1 ही था ना, 2 था, आप जब क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर करने जाएंगे तो आप फिर से कैप्शंस लिखेंगे और आप उसको फिर से इलैबोरेट करेंगे। अब क्योंकि ये आपको 60 to 70% आता था, तो चांसेस हैं कि वो आपके कैप्शन पढ़ के ही आपको नंबर दे दे, क्योंकि आपने पहले 2 क्वेश्चन में अपना इंप्रेशन स्टूडियस बच्चे का, इंटेलिजेंट बच्चे का क्रिएट कर दिया है। क्लियर है? तो देयर कैन बी अ सिनेरियो कि एग्जामिनर आपके कैप्शंस के इलैबोरेशन को रीड ही ना करे, वो आपके कैप्शंस को पढ़ के ही नंबर दे दे, प्रोवाइडेड आपके कैप्शन सही होने चाहिए। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो भी यही अप्रोच अपनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो भी यही अप्रोच अपनाएंगे। बात समझ में आया? दूसरा एक इफेक्ट समझो, आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन 100% आता था। जब आपने अच्छे क्वेश्चंस को पहले प्रेजेंट किया तो हमारी राइटिंग जो थी बहुत नीट एंड क्लीन थी सर, मोती गिर रहे थे, पढ़ने वाले को मजा आ गया। एक तो कंटेंट अच्छा, ऊपर से राइटिंग साफ सुथरी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी राइटिंग बिगड़ती जाएगी और आप उन क्वेश्चंस के आंसर खराब राइटिंग में करोगे जो आपको आते नहीं है। ठीक है, इसमें आप एडवांटेज कहां खेलोगे? क्योंकि कैप्शंस आपने पहले लिखे होंगे तो चांसेस ऐसे हैं कि वो कैप्शन पढ़ के ही आपको नंबर दे दे, वो इलैबोरेशंस आपके रीड ना करे। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है, हमें एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है। सेम यही चीज आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी फॉलो कर सकते हैं। आप पहले उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करिए जो आपको 100% आते हैं। अब इसमें भी एक कैच है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, ए बी सी। तो भाई साहब जब क्वेश्चन नंबर 3 करना तो तीनों पार्ट ए बी सी एक ही जगह पे करना। ऐसा नहीं 3 का ए एक जगह पे है, 3 का बी चौथी जगह पे है, ऐसा नहीं चलेगा। ये सब एक जगह पे होने चाहिए। मतलब उस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स हमारे एक जगह पर होने चाहिए। क्लियर? अब ये जो था वो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने गेन किया था एज अ स्टूडेंट, और इतने सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे जो मैंने सीखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा स्टाइल अच्छा लगा, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना रखते हैं, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।